प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग अपना 4 नवंबर के टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या कुछ कवर किया था। सबसे पहले हम लोगों ने स्टबल बर्निंग वाला टॉपिक देखा था, ये प्रीवियस ईयर के मेंस में भी एक बार आ चुका था एंड राइट नाउ इसमें कुछ डेवलपमेंट भी हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दे विल बी टेकिंग अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंजाब में जो आप गवर्नमेंट है दे विल बी कमिंग आउट विद सॉल्यूशंस। स्टबल बर्निंग एक्चुअली जो राइस की जो पैडी क्रॉप होती है उसके बाद जो रेजिड्यू होते हैं उनको बर्न करने से होता है और इसके कारण पॉल्यूशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब होती है, सॉइल में हीट जाती है तो उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। कुछ ऑप्शंस दिए गए थे जैसे कि टर्बो हैप्पी सीडर था और ये पूसा डिकम्पोजर्स वगैरह दिए गए थे इनको इस स्टबल बर्निंग से जो होने वाला पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। देन हम लोगों ने NCPCR के बारे में पढ़ा था, इट्स अ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड ये टॉपिक 2 बार कल आया था, इसीलिए हम लोगों ने इसको कवर किया था। तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इनका काम होता है एक्चुअली चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन को हैंडल करना। इसके बाद हम लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल के बारे में भी देखा था, ये 2015 का एक्ट था। देन बाईपोल्स क्या होते हैं, बाई इलेक्शंस या बाईपोल्स, और इसमें किस तरीके से आगे फर्दर अगर इलेक्शन करने होते हैं, अगर किसी की सीट वगैरह वेकेंट हो जाती है या फिर कोई इनकम्पेंट इनएलिजिबल हो जाता है, एंड टाइम पीरियड क्या होता है एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। राइसेट 2 सैटेलाइट के बारे में देखा था कि इसमें कितने वर्जन थे। पहले राइसेट 2 को लॉन्च किया गया था, फिर राइसेट 1 को इसरो ने 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद इस तरह की सैटेलाइट्स हम लोगों ने बनाई थी कि हमारा खुद का इंडिजिनियस होना चाहिए सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का। राइसेट 2B 2B 1B है, इन सब के बारे में भी देखा था। देन COP27 के बारे में, UNFCCC क्या है, 1992 में आया था। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होती हैं। तो COP27 होने वाला है इजिप्ट में एंड रशिया ने वॉर्न किया था UK को। इसको लेकर हम लोगों ने ब्लैक सी का पूरा मैप देखा था, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की 3-4 सी से कनेक्ट करता है, ब्लैक सी ऑफ मरमरा, एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी, ये याद रखना, टर्की 4 सी को कनेक्ट करता है। देन PMI परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स होता है, इसके बारे में देखा था कि ये बिजनेस एक्टिविटी के बारे में शो करता है। सर्विस सेक्टर इंडिया का जो है ये लार्जेस्ट रेसिपिएंट था FDI को लेकर के, 55% हमारी इकॉनमी सर्विस सेक्टर में होती है। एंड उसके बाद हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखा था। हमारे जो RBI के गवर्नर होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं एंड इनका काम होता है कि इन लोगों को ये जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह को सबको हैंडल करके इंडिया को, इकॉनमी को स्टेबल रखने का इनका ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस साइकिल को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करना है। RBI का एक 1934 के अंदर होती है, साल में एटलीस्ट 4 बार मिलना होता है इनको यूजुअली, और कोरम होता है 4 मेंबर्स का। हर 6 महीने में इनको अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और ये बताना होता है कि जस्ट इन केस अगर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स नहीं ले पाए तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। दिस वॉज अबाउट द प्रीवियस डेज टॉपिक्स। अब स्टार्ट करते हैं आज का। आज के एक बार मेजर हाइलाइट्स को कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है ऑल एम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम। तो इस टॉपिक में हम लोग आर्टिकल 142 के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है आर्टिकल, एंड EPFO स्कीम क्या होती है। ज़्यादा टॉपिक्स आज है ही नहीं कवर करने को,
एंड जो रिपीट हो चुके हैं पहले वो भी दिखा देंगे। एंड ये न्यू पार्लियामेंट इट इज़ गेटिंग रेडी एट वेरी फास्ट स्पेस। इसमें हम लोगों को छोटा सा कंटेंट जानना है सेंट्रल विस्टा के बारे में, पार्लियामेंट किसने बनाया था, एंड राष्ट्रपति भवन और दिल्ली दरबार के बारे में। ये थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी जो मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चाइना नेम्स 11 शिंजियांग हाईवे ब्रिजेस आफ्टर स्लेन गलवान सोल्जर्स। तो विल रिकॉल कि गलवान वैली का क्या इंसिडेंट था, इंडिया चाइना के क्या बॉर्डर डिस्प्यूट थे इस लोकेशन पर। तो ये 3 टॉपिक ही आज के मेन, और ये भी है एक सेंटर एंड एम्प्लॉयज़ आर फॉर डिटेल स्टडी ऑफ EPFO केस वर्डिक्ट। तो EPFO को लेकर के जो स्टेटमेंट आई थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लेबर मिनिस्ट्री है वो एक डिटेल स्टडी करने वाली है। मोर देन दिस कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ये स्टबल बर्निंग वाला हो गया, ये हम लोगों ने बिल्कुल रिसेंटली कवर किया था, तो 1-2 दिन पहले के टॉपिक है, इनको रिपीट नहीं करेंगे। एंड अगर हम लोग देखें एडिटोरियल वाला, तो पाकिस्तान में अ स्टेट ऑफ वॉर विद मच ड्रामा हैड, वी डू नॉट हैव टू गो इन डेप्थ। ये टॉपिक हमारे काम का नहीं है। रिमोट वोटिंग जिसमें बैलेट पोस्टिंग की बात की गई थी, हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही कवर किया था। COP27 कल ही कवर किया था। एंड जो GST के रेवेन्यूज़ का टॉपिक आया था ये भी हमने 2-3 दिन पहले कवर किया था। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे ये रिपीटेड हैं, इनको हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इन द फर्स्ट टॉपिक, ऑल एम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम, दिस वॉज अ वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक में हमें जनरली 2 चीज़ों पर पता करना है, एक तो व्हाट इज़ आर्टिकल 142 एंड सेकेंड इज़ अबाउट दिस EPFO स्कीम। So this is part of GS2, Indian Constitution, Supreme Court, Social Welfare, EPFO. With respect to Supreme Court, ये Supreme Court की discretionary power होती है। Discretionary मतलब by its own choice, and Supreme Court can exercise its own jurisdiction and it also may pass such decree. Decree मतलब कि कोई statement, award या फिर कोई instruction, notice, जहाँ उनको लगता है necessary कि there is a need of a complete justice and the matter was pending before it. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अपनी चॉइस से कोई डिसीजन ले सकता है। तो जनरल पब्लिक या फिर लॉयर्स कोई भी इस चीज़ में एफर्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि जो क्लींजिंग ऑफ ताजमहल हुई थी एंड जस्टिस टू द मैनी अंडर ट्रायल्स, इस तरह की चीज़ें जनरली आती रहती है अंडर आर्टिकल 142। यूनियन कार्बाइड का एक केस भी हुआ था, वहाँ पर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स थे उनको कुछ कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया था। अब कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जब 142 का मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा होता है देन ये जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि जुडिशरी अपनी पोजीशन से जो उनका डिस्क्राइब्ड जुरिस्डिक्शन है उसके बियॉन्ड जाके काम कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी जब एक्टिविज्म भी अपनी लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है ना, जैसे भी राइट नाउ पॉल्यूशन का मैटर चल रहा है, तो अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी ना तो कुछ टाइम में आपको दिखाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आएगी कि इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है कैपिटल में कंट्री के एंड यू हैव नॉट टेकन एनी स्टेप्स फॉर दिस थिंग। बट ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट एक्टिविज्म करता है जस्ट टू रियलाइज़ कि जो बाकी जो अदर विंग्स हैं ऑफ डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो अपना फंक्शंस को प्रॉपरली करते रहें। बट ऐसा भी देखा गया कि एक्टिविज्म भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच हो जाना। तो जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है, और सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। EPFO के बारे में देख लेते हैं। अभी EPFO क्या चीज़ है। सबसे पहले EPFO स्कीम से पहले हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम होता है फंड, प्रोविडेंट फंड पे काम करना और पेंशन के जो अकाउंट्स होते हैं उन पे काम करना। इसके लिए 1952 का एक्ट भी आया था, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड और मिसलिनियस प्रोविजंस का। इसमें जनरली क्या होता है कि जो लोग फैक्ट्रीज़ में और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं ना, उनको प्रोविडेंट फंड्स बनाने के लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया गया था और ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसको एडमिन करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हो तो मैंने रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, उसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट एम्प्लॉय की बात की गई थी। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एम्प्लॉय है, उसके बाद US का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, देन चाइना का। तो ये थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो EPFO के अंदर एक आती एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो कि 1995 में आई थी, यानी कि ऑलमोस्ट कुछ 25 ईयर्स अगो। अब इस स्कीम में EPFO ने क्या किया था कि कुछ प्रोविजंस बनाए थे कि एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको किस तरीके से पेंशन मिलेंगी, और जब वो 58 ईयर्स के ऊपर रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनको जो पेंशन मिलती है उसका सारा सेटअप बनाया गया था।
तो एम्प्लॉयज़ जो इस EPF का मेंबर थे ना, वो ऑटोमेटिकली EPS स्कीम का मेंबर बन जाते थे। यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो मेंबर्स थे ना, वो फिर स्कीम के मेंबर बन जाते थे। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी कि जिस कंपनी ने, जैसे मान लो गूगल था फॉर एग्जांपल, तो गूगल और उसमें गूगल में काम करने वाला जो वो पर्सन है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ये दोनों मिला करके 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे अपनी बेसिक सैलरी का। उसमें बेसिक वेजेस होंगे, डियरेंस अलाउंस वगैरह होगा, ये फंड में डिपॉजिट करते थे। और ये जो EPF स्कीम है ना, ये मैंडेटरी है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी जो बेसिक वेज होती है 15,000 पर मंथ की होती है। एंड इसमें एम्प्लॉयर का शेयर होता है 12%, और उसमें से 8.33% चला जाएगा उनका EPF स्कीम को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी 1.16% एम्प्लॉय की मंथली सैलरी का। ये फिगर्स आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है, इंटेंशन है कि आपको स्कीम के बारे में पता चल जाए। तो EPF स्कीम 1952 में आई हुई पुरानी स्कीम है वैसे तो। इसमें जितना भी अमाउंट इकट्ठा होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके आपको रिटायरमेंट पर दिया जाता है, या फिर अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें आपको पैसा दे दिया जाता है। बट अगर कभी किसी को चाहिए होता है कि मुझे पैसा पहले रिक्वायर्ड है एजुकेशन लोन के लिए, मैरिज के लिए, इलनेस के लिए, देन उस पैसे को वो विड्रॉ कर सकते हैं। इस हाउस की एक हाउसिंग स्कीम भी है इन EPF मेंबर्स के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का विजन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 के एंड तक। ये 2023 में पता चलेगा कि ये विजन फुलफिल हुए हैं या नहीं। अगर हम लोग एम्प्लॉय फंड वाली पूरी स्कीम की एक बार टाइमलाइन समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो टॉपिक अभी न्यूज़ में आया है राइट नाउ, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट जो था ये 1952 में आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके थ्रू बनानी थी प्रोविडेंट फंड की स्कीम। एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम आती है और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम थी, ये इस एक्ट के अंदर ऐड कर दी गई थी। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? EPFO। 1995 के अंदर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला कि हम लोग EPS स्कीम निकालेंगे। उसमें अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 6A ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी, दे कैन फ्रेम अ पेंशन स्कीम, एंड इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उस फंड में 8.33% का, वो डाइवर्ट हो जाएगा फिर उसके पेंशन फंड में। अब जो पेंशन स्कीम थी इनिशियली एप्लीकेबल थी उन लोगों पर जिनकी जो सैलरी थी वो 6500 समथिंग थी। मार्च 1996 में गवर्नमेंट ने इसको फिर अमेंड किया और इसमें कंट्रीब्यूशन का जो एक्चुअल सैलरी थी ना, जो कि 6500 बेशक से ना हो, उसमें अलाउ कर दिया था एक परसेंटेज होना चाहिए एक्चुअल सैलरी का। इंपॉर्टेंट ये है जो टॉपिक अभी न्यूज़ में चल रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू कि ऑल द एम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये चीज़ आती है एक्चुअल में यहाँ से। सितंबर 1 को 2014 में EPFO को अमेंड किया जाता है और इसमें जो कंट्रीब्यूशन था 8.33% का, वो उस पर ऐड कर दे कि अब बोला गया कि अब 6500 नहीं, 15,000 पर मंथ की जो सैलरी होगी उनका कंट्रीब्यूशन 8.33% होना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट था इसको स्टिपुलेट किया गया था उन लोगों के लिए जो फुल सैलरी ले रहे होते हैं, एंड पिछले 5 सालों की जो एवरेज सैलरी होगी ना उस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। सॉरी। फिर केरला के हाई कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट था इसको थोड़ा सा कंसिडर नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, जो पुराना सिस्टम है ना वो ही बेटर है काम करने का। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो केरला हाई कोर्ट की स्पेशल लीव पिटीशन थी ना, इसको डिसमिस कर दिया था। अब आगे का जो अपडेट आया है वो हमारे सामने यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे एम्प्लॉयज़ ऑप्ट कर सकते हैं EPFO पेंशन स्कीम को। इस टॉपिक पर ना और फर्दर कुछ दिनों में अपडेट्स भी आएंगे, बट यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि आर्टिकल 142 क्या होता है ये जान लेना, एंड ये EPFO पेंशन स्कीम क्या होती है, इन दोनों के बारे में पता कर लेना। Another topic we have is new parliament getting ready at a very fast pace, says the union minister. So recently अर्बन मोबिलिटी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, हर्षदीप सिंह पुरी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। ये टॉपिक GS1 और GS2 दोनों में थोड़ी बहुत रेलेवेंस रखता है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी इसका कुछ कनेक्शन है एंड इंडियन पार्लियामेंट से भी। एक्चुअल में इसमें 2021 में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया भी था, बट हमें यहाँ पर सिर्फ ये जानना है कि सेंट्रल विस्टा का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें राष्ट्रपति का भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और हमारा जो नेशनल आर्काइव्स है ये पूरा का पूरा कवर होता है। दिसंबर में 1911 में किंग जॉर्ज 5 ने एक अनाउंसमेंट की थी दिल्ली दरबार को लेकर। दरबार एक्चुअली असेंबली को बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि हम कलकत्ता से दिल्ली में अपना दरबार शिफ्ट करेंगे। तो यू ऑल ऑल्सो नीड टू नो कि 1912 के अंदर दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था और दिल्ली दरबार में ही किंग जॉर्ज 5 का कोरोनेशन हुआ था, यानी कि उनको राजा घोषित किया गया था। और इस टास्क को कंस्ट्रक्शन का जो टास्क था ना, ये नया शहर बनाना है, ये दिया गया था एडविन लुटियंस को। और उन्होंने कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया था वो पूरा का पूरा यूरोपियन स्टाइल यूज़ किया था। उसके अलावा उन्होंने एक
साउथ अफ्रीका के बहुत ही प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट थे, इनका नाम था हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स को भी डिज़ाइन किया था, उनकी सपोर्ट भी लिया था। तो पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग थी उसको ल्यूटियंस और बेकर दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया था। राष्ट्रपति भवन को सिर्फ एडविन लुटियंस ने ही डिज़ाइन किया था। हमारा जो सेक्रेटेरिएट है जिसमें दोनों ब्लॉक्स आते हैं, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, इसको हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा नया पार्लियामेंट बनने वाला है उसका क्या डिज़ाइन है उस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अगर मेंस में कल को कुछ आएगा देन इट विल बी मोर अबाउट कि इस तरह के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये ना आपसे जनरली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ना अराउंड 1000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए गए हैं, पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा का जो रीडेवलपमेंट प्लान है। देन दे माइट आस्क यू इन द इंटरव्यू कि व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को राइट नाउ हमें रिक्वायरमेंट है एक नए पार्लियामेंट की, पूरे नए सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने की। हालांकि इस एरिया में पूरा डेवलपमेंट काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुका है। यूट्यूब पर गवर्नमेंट की साइड से ऑफिशियल वीडियोस भी रिलीज़ किए जा चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो कि किस तरह का डेवलपमेंट किया गया है वहाँ पर। चाइना नेम्स 11 शिंजियांग हाईवे ब्रिजेस आफ्टर द स्लेन गलवान सोल्जर्स। अब गलवान वैली में क्या इंसिडेंट हुआ था, ये GS2 का हमारा टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट पर। ये लास्ट टॉपिक है हमारे सेक्शन का, टॉपिक ही कम थे आज। सो बैकग्राउंड में इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर शेयर किया जाता है जो कि अराउंड 3440 किलोमीटर का है। 2020 में इंडिया और चाइना की जो आर्मीज थी उनका एक स्टैंड ऑफ हो गया था, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है गलवान रिवर वैली के पास, उसमें 3 पॉइंट्स पर, एंड उसमें जो गलवान रिवर वैली थी वो भी थी, हॉट स्प्रिंग एरिया था और पैंगोंग लेक था। तो मिलिट्री लेवल पर टॉक्स चलती रही थी इस एंगेजमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक वायलेंट फेस ऑफ भी हो गया था दोनों ही साइड में। अगर हम मैप से इस एरिया को देखेंगे तो इस मैप पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। यू ऑल नो अबाउट दिस जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो एक्चुअल में हमारे पास जो राइट नाउ इंडिया के कंट्रोल में जो रीजन है ना वो कुछ इतना है। तो ये जो मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ ना, दिस इज़ द रीजन जो इंडिया के कंट्रोल में है। इसके बियॉन्ड का जो पूरा रीजन है ना वो या तो ऊपर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड किया हुआ है, या फिर ये अक्साई चीन वाला एरिया है जिसको चाइना ने एडमिनिस्टर किया हुआ है। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही होगी, दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर क्लैशेस हुए थे गलवान वैली में। उस क्लैशेस में चाइना की साइड जिन लोगों की इन सोल्जर्स की जान गई थी ना, तो चाइना ने ऐसे 11 सोल्जर्स के नाम पर रिसेंट में कुछ ब्रिजेस हैं उनके नाम पर डेडिकेट कर दिए हैं। तो गलवान जो रिवर की जो वैली है ना, ये एक हाईएस्ट रिज लाइन है एंड इसमें चाइना कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है शॉक रूट के ऊपर। अब इंडिया ये पूछ सकता है कि शॉक रूट जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में है या साउथ में है, और ये LAC के वेस्टर्न सेक्टर की तरफ पड़ता है। तो हम लोगों ने मैप में देख लिया। हुआ क्या था एक्चुअल में, इंडिया एक फीडर रोड बनाना चाह रहा था DS के पास, DS विलेज बोलते हैं इसको, दारबुक शोक और दौलत बेग ओदी रोड जो है DS TBO रोड। तो फीडर रोड का मतलब होता है कि कल को अगर यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है, तो गवर्नमेंट यहाँ से सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से एक रोड बनाया जा रहा था। अब ये जो रास्ता है ना ये शॉक रिवर के पास से गुजरता है और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो मेजर पोजीशंस है वो प्लेस की गई थी, यानी कि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था। अगर आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी लक्ष्य जो देखी होगी ना, उसमें भी वो लोग एक पर्टिकुलर रोड दिखाते हैं जिसको पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करता है ताकि इंडिया का कम्युनिकेशन को वो ब्रेक कर दे कारगिल के साथ। तो चाइना जो था वो इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि फ्यूचर में अगर इंडिया ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इंडिया में भी फ्यूचर में अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश करेगा। इसी कारण से इस जगह पर कुछ वायलेंट स्टैंड ऑफ हो गया था। तो इसके बाद चाइना ने क्या स्टेप लिया है, चाइना बार बार इन चीज़ों में अगेन एंड अगेन मिलिट्री लेवल पर एंगेजमेंट्स, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एंगेजमेंट्स करते जा रहा है। इसके अलावा चाइना ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया था अक्साई चीन के एरिया में। चाइना वहाँ पर कुछ मिलिट्री की स्मॉल आर्म्स एक्सरसाइज भी कंडक्ट करता आया है जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी है। चाइना की आर्मी को पीपल लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। ये तिब्बत रीजन में अपनी एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने लॉन्ग रेंज की रॉकेट आर्टिलरी को भी वहाँ पर डिप्लॉय किया था। इफ़ यू ऑल नो 2021 में मेंस में क्वेश्चन आया था S-400 को लेकर के। तो S-400 इंडिया रशिया से परचेज़ कर रहा है, S-400 चाइना के पास भी है, चाइना ने भी रशिया से परचेज़ किया था। एंड
इंडिया और चाइना की बॉर्डर के पास ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि चाइना हैज़ डिप्लॉयड S-400 मे बी फ्यूचर में इंडिया पर अटैक करने के लिए। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि 2021 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी टेक्निकल डिटेल्स पूछी गई थी, क्योंकि इंडिया भी परचेज कर रहा है और चाइना के पास था, तो चाइना इंडिया पे इसका यूज़ करके अटैक कर सकता था। डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में अभी तक 11 राउंड्स हो चुके हैं मिलिट्री के टॉक्स के, एंड इंडिया ने कहा था कि जो अप्रैल 2020 से पहले का जो स्टेटस था ना, स्टेटस क्वो एंटे का मतलब होता है कि उससे पहले का जो अफेयर्स थे उनको रिस्टोर कर दिया जाए, जो स्टैंड पहले था वही होना चाहिए था। हालांकि दोनों साइड्स ने कैलाश रेंज को एम्प्टी कर भी दिया था, बट स्टिल उसके बियॉन्ड कोई और प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी।